दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पे मैं बात करूंगा क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें हम लोगों ने दो चीजें ली थी, एक इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो हम लोगों ने एक इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का नाम हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था जोसेप्पे। क्या नाम था? जोसेप्पे गॉरिबाल्डी। क्या नाम था? जोसेप्पे गॉरिबाल्डी। तो थोड़ा इसी के जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग प्रकाश डालते हैं कि वास्तव में यह इंसान कौन था, इस इंसान की पूरी घटना के बारे में, किसने किस तरह से पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, यानी कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के लिए। इसकी कुछ हम लोग विशेषताओं के बारे पढ़ेंगे, कुछ युद्ध के बारे पढ़ेंगे और किस तरह से ये इटली के एकीकरण में अपना हाथ आजमाता है, या मैं बोल सकता हूं कि किस तरह से वो अपना पूरा समर्पण कर देता है इटली के एकीकरण के प्रक्रिया के बारे में। तो पूरा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, क्या करना है कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बगल में बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, टच कर देना है, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जोसेप्पे गॉरिबाल्डी जो था, अगर मैं इसका जन्म का बात करूं तो जन्म 1807 में हुआ था। और अगर मैं इसकी मृत्यु की बात करूं तो ये डेट आप याद रखना 1882। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या जब भी किसी व्यक्ति की जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा दो चीजें उस व्यक्ति के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहला वो जन्मा कब था और दूसरा वो मरा कब था। पहला क्या पता करना चाहिए कि वो व्यक्ति जन्मा कब था और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन काल कब से कब तक था। तो 1807 में वो जन्मा और 1882 में मर गया, यानी कि पूरे इस जीवन काल में उसने कुछ कुछ घटना किया। तो वो घटना हम लोग को देखना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जोसेप्पे गॉरिबाल्डी जो था वो कहां का व्यक्ति था। तो जो जोसेप्पे गॉरिबाल्डी था वो इटली का ही व्यक्ति था। और जो पूरा इटली का जो समाज अलग अलग भाग में बटा हुआ था, पूरा जो इटली जो अलग अलग भाग में बटा हुआ था, अब किस किस भाग में बटा हुआ था आप लोग जब इटली के एकीकरण का जो वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन समाज में बटा हुआ है। तो सबसे पहले पुराना वीडियो भी देखें और फिर आके आप ये वीडियो को फॉलो करें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं गॉरिबाल्डी का, तो जन्म 1807 में, मृत्यु 1882 में हुआ और वो इटली का निवासी था। और मैं बता दूं कि इटली के एकीकरण में जितने भी लोग भाग लिए थे, जितनी भी सेनानियों ने भाग लिया था, उनमें से सबसे अगर मैं मशहूर व्यक्ति का बात करूं इटली के स्वतंत्रता का या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे मशहूर व्यक्ति का मैं नाम बात करूं तो उसका नाम था जोसेप्पे गॉरिबाल्डी। क्योंकि इसने बहुत अहम भूमिका निभाया था। क्या भूमिका निभाया था हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी मैं बात करूं कि ये जो गॉरिबाल्डी था, इसका अगर मैं पारिवारिक संबंध का बात करूं कि ये किस परिवार से बिलोंग करता था, उसकी परिवार की क्या हैसियत थी, किस वर्ग का था, तो ये किसी खास वर्ग का नहीं था। सीधा मैं बताऊंगा तो ये एक नाविक परिवार का था। यानी कि जैसे समुद्र में जो लोग नौका चलाते हैं ना, जो लोग नाविक जो नौका चला, जैसे रेल का ड्राइवर, रेल ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उस तरह नौका चलाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। और इसका परिवार का मेन काम क्या था? तटीय व्यापार करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ले जाना, किसी वस्तु को, सामान को ले जाना। किसके माध्यम से? तो जहाज, यानी कि जल जहाज के माध्यम से ले जाने का काम करता था। कौन? जोसेप्पे गॉरिबाल्डी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली ये बहुत गरीब फैमिली का था, बहुत गरीब फैमिली का था, लेकिन फिर भी ये इटली के एकीकरण में पूरा जोरदार से भाग लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे देखो एक कहावत बोला गया है कि कहीं ना कहीं आपके घर का काम या आप जो काम करते हो वो आपके जिंदगी में भी असर दिखाता है। तो गॉरिबाल्डी का पूरा परिवार नाविक परिवार था। वो तटीय व्यापार करता था, एक जगह से दूसरी जगह नौका के माध्यम से व्यापार किया करता था। तो इसी कारण से ये अपने हुनर को पहचाना और पहचान के ये क्या करता है, सेना में भर्ती होता है। और उस सेना में इसको काम क्या मिलता है? इसको नाविक का काम मिलता है। क्या मिलता है? इटली में, इटली के सेना में, इटली का सेना होता था उस समय, उस समय तो फ्रांस का शासन था इटली में। तो फ्रांस के सेना में इसने नौसेना का पद था और उस नौसेना में जैसे क्या काम मिला, तो इसको नाविक का काम मिला, यानी कि नौका चलाने का काम करता था। कौन? जोसेप्पे गॉरिबाल्डी। बात क्लियर है?
अब देखो, एक फ्रांसीसी सेना में होने के बावजूद, नाविक होने के बावजूद, फ्रांसीसियों को आगे तक ले जाने के बावजूद फिर भी इसको समझ में आया कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, मैंने जो भी काम पीछे मैंने किया है वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। जिसके फलस्वरूप ये जो जोसेप्पे, मैं बात करूं गॉरिबोल्डी का, मैं जो बात करूं, इसका मन की व्यथा पूरा का काम किया। और जैसे ही ये जोसेप्पे मैथ्यूनी से मिला, और जोसेप्पे मैथ्यूनी से मिलने के बाद जब इसने इटली का जो पूरा मॉडल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जोसेप्पे मैथ्यूनी ने इटली का मॉडल तैयार किया था कि किस तरह से इटली का एकीकरण किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं इटली में, और उनको जब मिलाया जाए तो किस तरह का एक स्वतंत्र या एकीकृत देश बनेगा। तो जब जोसेप्पे मैथ्यूनी ने जोसेप्पे गॉरिबोल्डी को सुनाया कि भाई मेरा इटली का मॉडल इस तरह से है, मैंने इस तरह से सारा काम किया था, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जोसेप्पे मैथ्यूनी ने यंग इटली का जब निर्माण किया तो उसके कारण जोसेप्पे मैथ्यूनी बहुत ज्यादा फेमस हो गया उस मार्केट में, उस इलाकों में। तो जब गॉरिबोल्डी ने पूछा कि भाई मैथ्यूनी, आप मेरे को ये बताओ कि आपका ये यंग इटली सोसाइटी है क्या, और आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, आपने क्यों इसका निर्माण किया। तो जब जोसेप्पे मैथ्यूनी ने गॉरिबोल्डी को समझाया कि यंग इटली का काम क्या है, यंग इटली किस तरह से एक भूमिगत क्षेत्र का बात पूरे फ्रांस के एरिया को समझा रहा है, मैंने उसका भी वीडियो बनाया कि यंग इटली सोसाइटी क्या है ना, बाकी मैंने भी बनाया, तो आप लोग वो देख लेना, ठीक है ना। तो 1833 में ये डेट आप लोग याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डेट में जो गॉरिबोल्डी जो था वो जोसेप्पे मैथ्यूनी से मिला। गॉरिबोल्डी क्या हुआ, जोसेप्पे मैथ्यूनी से मिला, और मैथ्यूनी से मिलने के बाद जो मैथ्यूनी का यंग इटली का जो पूरा एक सोसाइटी था, उस यंग इटली सोसाइटी को मंथन किया, उस यंग इटली सोसाइटी को समझा, और समझने के बाद 1833 को जो मैथ्यूनी का यंग इटली जो आंदोलन था उसमें जाके वो क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, गॉरिबोल्डी 1833 में जो जोसेप्पे मैथ्यूनी का जो यंग इटली सोसाइटी का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जाके गॉरिबोल्डी मिल जाता है। वो घटना कब की, 1833 की वो घटना है, आप ये डेट याद रखना। अब उसी घटनाक्रम में एक साल के बाद, 33 के बाद एक साल क्या आता है, 34, और 34 का घटना आप लोग याद रखना। इस साल क्या हुआ था कि इटली के एकीकरण का ही एक विद्रोह चल रहा था फ्रांस के सेना के साथ, और इटली के नव युवक के साथ, यंग इटली के साथ उसका युद्ध चल रहा था। और जगह आप लोग याद रखना, वो जगह है पिडमोंट। कौन सा जगह है, पिडमोंट। तो 1834 में पिडमोंट में गणतंत्रता हासिल करने के लिए, क्योंकि जो पिडमोंट है वो इटली के ही एक भाग में आता था, क्योंकि जब एकीकरण करना है तो जो अलग अलग टूटे टूटे भाग हैं उनको तो मिलाना होगा, अलग अलग टूटे टूटे भागों को मिलाना होगा। तो पिडमोंट से ही क्यों, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप वो देख लेना। तो पिडमोंट से क्या किया, 1834 में पिडमोंट से गणतंत्रीय विद्रोह को स्टार्ट किया, और उस विद्रोह में गॉरिबोल्डी भी भाग लिया। 33 में यंग इटली आंदोलन में आके मिला, और 34 में पिडमोंट का विद्रोह स्टार्ट हुआ, उसमें उस आंदोलन पे भाग भी लिया। अब लेकिन याद रखना कि ये आंदोलन उतना ज्यादा कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाया, और फ्रांसीसी सेना के द्वारा या जो पूरा माहौल क्रिएट हुआ था जो फ्रांस में या इटली में, तो उस विद्रोह को क्या कर दिया गया कि उसको कुचल दिया गया। जिसके बाद जैसे ही उस विद्रोह को कुचल दिया गया, तो आपको पता है कि इसमें भी मुख्य भूमिका निभाया था गॉरिबोल्डी ने, इसमें भी मुख्य भूमिका निभाया था गॉरिबोल्डी ने। तो जो सेनाएं कुचली उस आंदोलन को, किसके आंदोलन को, पिडमोंट गणतंत्रता विद्रोह को जब सेनाओं ने कुचली, तो गॉरिबोल्डी के गर्दन में हाथ पकड़ने के लिए सेना लोग आगे हुए। तो उसी के डर से ये जो गॉरिबोल्डी है, ये गॉरिबोल्डी कहां भाग जाता है, ये उसी समय दक्षिण अमेरिका भाग जाता है। क्यों, ताकि उसको बचना था। अब ऐसा नहीं कि उसको जान का प्यारा था, हो सकता है जान का प्यारा था, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो गॉरिबोल्डी क्या करता है कि दक्षिण अफ्रीका भाग जाता है। कब, जब 34 में पिडमोंट गणतंत्रता के लिए जब लोगों ने लड़ा, पिडमोंट को आजाद कराने के लिए लड़ा, उस समय गॉरिबोल्डी भी वहां पे जाता है। लेकिन जो पिडमोंट का जो पूरा जो गणतंत्रता
के लिए जो युद्ध था या जो विद्रोह था उसको दबा दिया जाता है फ्रांसीसी सेनाओं के दौरान, और उसी समय जो गोरिबोल्डी वो कहां भाग जाता है, दक्षिण अमेरिका भाग जाता है। और आप लोग याद रखना कि 1848 यानी कि 34 से 48 ये पूरा जो साल दिख रहे हो ना, यानी करीबन 6 और 8 6 14 साल, यानी करीबन 14 साल तक वो वहीं पे रह जाता है, छुप के रह जाता है। कौन रह जाता है? गोरिबोल्डी रह जाता है। कितना? टोटल 14 साल तक दक्षिण अमेरिका में ही गोरिबोल्डी छुप के रह जाता है। रीजन क्या था? क्योंकि उस आंदोलन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका था गोरिबोल्डी का, और पूरा जो फ्रांस का सेना था वो गोरिबोल्डी को क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था। तो 1848 तक वो छुप के रह जाता है। उसके बाद एक डेट आता है, ये डेट आप लोग याद रखना 1854 का। ये डेट कब का मैं बात कर रहा हूं? 1854 का डेट याद रखना। इस डेट में मैंने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का भी मैंने कहीं ना कहीं जिक्र करा है, आप पीछे के वीडियो में देखना। तो 1854 में ये क्या करता है? विक्टर इमैनुअल के साथ मिलता है। जो इमैनुअल जो जोसेफ मैथ्ज़नी का मॉडल लेके जो आगे बढ़ रहा था इटली के एकीकरण के लिए, उस के एकीकरण में फिर से जाके क्या करता है? गोरिबोल्डी अपनी भूमिका देता है, अपना योगदान देता है। कब? 54 में। 33 में गोरिबोल्डी मैथ्ज़नी के मॉडल में, इटली के एकीकरण का जो मॉडल था उसमें भाग लिया, और 33 में भाग लिया, 34 में उसको भगा दिया गया पिडमोंट विद्रोह के दौरान, और साथ में 54 में फिर से मैथ्ज़नी के जाने के बाद जब 54 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय मैथ्ज़नी का जो मॉडल है जब उसको आगे लेके जाता है कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तो उसका फिर से समर्थन करता है। कब? 1854 में। कौन? गोरिबोल्डी समर्थन करता है। समर्थन का रीजन क्या था? वही रीजन जिस तरह मैथ्ज़नी चाहता था, जोसेफ मैथ्ज़नी चाहता था इटली के एकीकरण हो, उस तरह विक्टर इमैनुअल द्वितीय भी चाहता था कि इतालवी राज, जितने भी इटली का जो राज अलग अलग हो गया है उसको क्या करना है? एकीकरण करने का प्रयास करना है। और यही वाला मॉडल फिर से किसको? जोसेफ गोरिबोल्डी को अच्छा लगा। किसके द्वारा? विक्टर इमैनुअल का जो मॉडल था, जो मॉडल किससे लिया गया था? जोसेफ मैथ्ज़नी से लिया गया था। तो मॉडल अच्छा लगा, और 54 में फिर से वो कूद पड़ता है किसके? इटली के एकीकरण के दौरान के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी युद्ध में फिर से ये इतना सजग हुआ, और कौन? मैं बात कर रहा हूं जोसेफ गोरिबोल्डी। ये इतना सजग हुआ कि सजग होते होते इसने एक अपनी, मैं क्या बात करूंगा कि गोरिबोल्डी ने अपना एक संगठन बनाया, एक अपना सेना बनाया, क्योंकि ये तो पहले से नौसैनिक था, इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। तो इसने एक नया सेना बनाया, एक अभियान चलाया, और उस अभियान का क्या नाम था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। क्या नाम था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। और बाद में इसी एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 था, उसका नाम पड़ा रेड शर्ट्स। क्या नाम पड़ा? रेड शर्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं रेड शर्ट्स के बारे में, या एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के बारे में बात करेंगे। तो देखो 1000 माने ही होता है 1000, तो ये जो पूरा जो अभियान चला था एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, तो ये 1000 लोगों का अभियान था। इसमें कुल मिला के हजारों लोगों ने भाग लिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। और इसी एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का जो पूरा विद्रोह की जब पूरा सेना था, उस सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरिबोल्डी ने किया था। किसने किया था? गोरिबोल्डी ने किया था। तो 1000 लोगों का अभियान चला। इसमें 1000 लोगों की मनोकामनाएं थी कि मेरे को इटली के एकीकरण चाहिए, क्योंकि एक्सपीडिशन ही माने क्या होता है? लोगों की इच्छा आकांक्षा। तो लोगों ने 1000 लोगों ने अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए ये जो रेड शर्ट्स का जो सेना बना, किसके द्वारा? जोसेफ गोरिबोल्डी का, उसमें जुड़ा। और धीरे धीरे देखते देखते इस अभियान में 30,000, मैं कितना बात कर रहा हूं? 30,000 नए स्वयंसेवक जुड़ गए और इस अभियान को आगे बढ़ा के ले गए। कौन सा अभियान? तो इटली के एकीकरण का अभियान, जो जोसेफ मैथ्ज़नी के द्वारा चलाया गया था, यंग इटली के द्वारा, और बाद में विक्टर इमैनुअल के द्वारा इसको आगे लेके गया था। उस मॉडल को फिर से किसने? तो विक्टर इमैनुअल के साथ मिलकर रेड शर्ट्स का निर्माण किया। किसने? जोसेफ गोरिबोल्डी ने। और धीरे धीरे इस पूरे मॉडल पे 30,000 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, और 30,000 नए लोग किस पे? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 वाला जो पूरा अभियान था, या जो संगठन बनाए गए थे, उसमें लोगों ने क्या किया? भाग लिया। और देखते देखते ये अभियान इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसका नया नाम मैंने जैसे आपको बताया था रेड शर्ट्स। ठीक है, तो बाद में इस अभियान का लोकप्रिय नाम पड़ा, और उस लोकप्रिय नाम क्या था? रेड शर्ट्स के नाम से ये
एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का जो एक संगठन बना, उसका नाम के बाद में क्या पड़ा, रेड शर्ट्स। तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा कि रेड शर्ट्स किस अभियान को कहा जाता है या किसका लोकप्रिय नाम है, तो आपको क्या बताना है, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो सारा कुछ घटना हुआ कि किस तरह से जोसेफ मैथ्सनी से मिला, उसके बाद एमेनुअल दुष्ट मिला, किस तरह वो टोटल 14 सालों तक छुप के रहा, हम लोगों ने ये सारा उसका जीवनी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो जोसेफ गैरिबोल्डी है, तो जोसेफ गैरिबोल्डी ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया। मैं हर बार आपको मैं बोल रहा हूं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों, तो याद रहे कि जो शुरुआत में आता है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट तक जो टिका होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब इटली का एकीकरण का जैसे इटली का एकीकरण हो रहा है, तो जो अगल बगल के राज्य वो तो जीतता ही चला गया। और चौथा या अंतिम जो राज्य था वो राज कौन सा नाम था, पेपल राज। और पेपल राज जो था वो रोम में था, रोम का। तो इटली का अगर एकीकरण करना था तो ये पेपल जो राज है इससे ही युद्ध लड़ना था। ये इनको पता था कि अंतिम अगर हम लोग पेपल राज्य को अगर जीत लेते हैं तो फिर हम लोग का जो इटली का जो एकीकरण है जो रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में ये डेट आप लोग याद रखना, 1867 कब का घटना है, 1867 में गैरिबोल्डी के नेतृत्व में क्या करता है, जो इनके जो रेड शर्ट जो सेना था वो लोग क्या करता है, अपना एक सेना का टुकड़ा लेता है और ये पेपल राज, कहां, पेपल राज्य से लड़ने के लिए कहां चला जाता है, रोम चला जाता है। और रोम में जाके ये जानता है कि अगर मैं पेपल राज्यों को हरा देता हूं तो इटली का जो एकीकरण होगा वो उसका जो लास्ट बाधा जो है पेपल राज्य वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इटली का जो एकीकरण रुका था, जो अवरुद्ध था, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पेपल राज्यों से लड़ने के लिए क्या करता है कि 1867 में रोम जाता है। कौन जाता है, तो गैरिबोल्डी और उसका जो रेड शर्ट का जो पूरा सेना था वो क्या होता है, चल जाता है। अब उसी बीच क्या होता है कि पहले से ही फ्रांस का जो सेना था या फ्रांस में जो सरकार चल रही थी उसको पता था कि गैरिबोल्डी रोम जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि पेपल्स लास्ट उसका स्टॉपेज था। तो वो पहले से ही रोम में क्या करता है कि अपना फ्रांसीसी सेना को वहां पर तैनात कर रख देता है, फ्रांसीसी सेना के एक टुकड़ी को क्या करता है, तैनात करके रख देता है। तो उसी समय अब जब पहले से एक सेना तैनात है और कोई आगे से जाएगा तो स्थिति का तो गंभीरता बढ़ेगा ना। तो उसी समय क्या होता है कि जो रेड शर्ट्स की जो सेना थी, यानी कि गैरिबोल्डी की जो 30,000 लोगों की जो एक सेना थी और पहले से ही फ्रांस का सेना वहां पे बैठा हुआ है और पेपल राज का तो सेना पहले से ही है, तो तीनों के बीच में आपस में युद्ध हो जाता है। किसके में, रेड शर्ट्स अकेला इधर से आता है पेपल राज को हराने के लिए, और यहाँ पे पेपल राज का पहले का सेना और फ्रांसीसी सेना मिलकर रेड शर्ट्स पे आक्रमण करता है। अब ये युद्ध इतना भयानक होता है कि युद्ध में ये जो रेड शर्ट होता है ना वो हार जाता है और वो उनको वहां से भागना पड़ जाता है। तो अब बात आता है कि सर आपने बोला कि ये अंतिम बाधा था और ये गैरिबोल्डी लड़ने के लिए गया, लेकिन यहाँ पे पहले ही फ्रांसीसी सेना मौजूद था और पेपल सेना पहले से मौजूद था, तो दोनों ने मिलकर क्या किया कि रेड शर्ट्स को हरा दिया। अब जैसे रेड शर्ट्स को हराया तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि भाई अब तो लास्ट जो मेरे पास एक बचा हुआ था स्थिति कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इटली में एकीकरण कर सकते हैं, इटली का हम लोग एकीकरण कर सकते हैं। लेकिन फिर से बाधा बन गया कि वो लोग भाग जाता है, वो लोगों को भगा देता है, रेड शर्ट्स को भगा देता है। ठीक है, को पेपल का सेना और फ्रांसीसी सेना मिलकर हरा दिया। तो अब यहां पे प्रॉब्लम था कि भाई इटली का एकीकरण कैसे होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके पास था। तो अब आपको एक चीज पता है ना कि बोला गया है कि दुनिया में अगर आप किसी चीज को पाने का, उसको करने का अगर उम्मीद रखते हो दिल से, तो पूरा कायनात मिल जाता है आपको उसको बसाने के लिए। तो तभी एक घटना क्या होता है कि प्रसा से फ्रांस का युद्ध हो जाता है। किससे, प्रसा से फ्रांस का युद्ध हो जाता है। और प्रसा उस समय बहुत ताकतवर रूप दिखाती है, अपना ताकतवर भूमिका दिखाती है किस पे, फ्रांस पे। तो जो सेना का टुकड़ी रोम में लगा के रखा हुआ था फ्रांसीसी सेना, तो फिर क्या करता है उस सेना को वो वापस बुला देता है कि आ जाओ, नहीं तो ये जो प्रसा वाला है ना वो हमको ले लेगा। क्या करेगा, प्रसा वाला हमको आज ले लेगा। तो उसी समय फ्रांस क्या करता है, जो अपनी जो पूरी सेना है उसको प्रसा के युद्ध में क्या करता है, रोम से बुला लेता है, प्रसा से लड़ने के लिए बोलता है कि तुम जाओ लड़ो। तो ये घटना कब का था, ये घटना है 1870 का। कब का घटना है, 1870 का घटना है। 1870 में जब प्रसा से फ्रांस का युद्ध छिड़ा
तो फिर फ्रांस ने क्या किया कि रोम में जो पेपल राज को बचाने के लिए जो फ्रांस ने वहां पे अपनी सेना रखी थी, सेना की एक टुकड़ी रखी थी किसे रेड शर्ट से लड़ने के लिए, तो उसको वहां से बुला लेता है। और जैसे ही क्या किया फ्रांस ने, वो गलती किया कि रोम से अपनी सेना को पेपल राज से बुला लिया, तो फिर गोरिबोल्डी को मौका मिला। गोरिबोल्डी ने क्या किया, फिर से धावा बोल दिया। कहां पे, जो एक छोटा सा जगह बचा था पेपेल यानी कि रोम में, वहां पे क्या करता है, धावा बोलता है और रोम को जीत लेता है। यानी कि पेपेल को वहां से क्या करता है, पेपेल राज्य को वहां से जीत लेता है। तो जैसे पेपेल राज्य को जीता, तो आपको पता है क्या हो गया कि अंततः पेपेल राज्य को जीता। और जैसे ही सेना, फ्रांसीसी सेना वहां से हटी, पेपेल राज्य अकेला पड़ा, पेपेल राज्य को जीता। और जीतने के बाद वहीं पे क्या हो गया, इटली में पेपेल राज को भी मिला लेता है और इटली का यहीं से क्या होता है, एकीकरण हो जाता है। तो ये जो पूरी घटना थी, ये पूरी घटना किसकी है, जोसेप्पे गोरिबोल्डी की थी कि गोरिबोल्डी किस तरह से इटली के एकीकरण में आगे आया, क्या क्या भूमिका था। हम लोगों ने सारा कुछ हम लोगों ने इस पर डिस्कशन करा। अब आपका बात क्या है, मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी मेहनत, आपका मेहनत, दोनों का मेहनत अगर रंग लाएगा तो फिर मार्केट में कुछ तहलका, कुछ गर्दा हो जाएगा। तो अभी आपका काम क्या है कि सबसे पहले तो प्रीतम आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। अगर विश्वास नहीं तो आप लोग भी करके देखना। आप लोग कॉमेंट में बोलना कि सर आपका स्टूडियो दिखाओ, मैं स्टूडियो दिखाऊंगा, कितना छोटा सा रूम में मैं मेहनत करता हूं, सब आपके लिए है और मैं किसी को नहीं जानता हूं। लॉकडाउन में अच्छा मौका है, हर एक कुछ आप घर में बैठ के कर सकते हो, टाइम का बचत हो रहा है, सब कुछ। बस आपको क्या करना है कि लगातार निरंतर पढ़ते रहना है, और याद रहे कि उड़ान इतनी ऊंची रखो कि कोई आपको छू ना पाए। याद रखना मैंने क्या बोला, कि उड़ान इतनी ऊंची रखो कि कोई आपको छू ना पाए, इतना ऊपर उड़ो कि कोई आपको गिरा ना पाए। तो उड़ते रहो भाई, क्योंकि बोला गया ना कि जिस तरह समुद्र गहरा होता है, कोई उसकी गहराई नाप नहीं सकता, अपनी ज्ञान की गहराई इतनी बढ़ाओ कि कोई उसको टाप नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बातें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। साथ में मैं बताऊंगा कि जो लोग अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना का काल चल रहा है, मैं हर बार बताऊंगा कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, घर से ना निकले, मास्क पहने, लगातार हाथों को धोते रहे, साबुन से हाथ धोए, और एक बात, आप भी स्वस्थ रहे और आपके परिवार को भी स्वस्थ रखें और घर में रहे। और जो लोग बहुत से मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि सर कोरोना नहीं होता है, कोरोना क्या होता है, मैं बोल दूं कि जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग पागल है। उनको पकड़ो और लेके जहां पे कोरोना वार्ड ने एक बार डाल के देख लो, उसको हक्का बक्का बंद हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं, कोरोना काल है, सब कुछ दूर होगा, मौका है ऑनलाइन पढ़ने का, मौका है, मौका पे चौका मारो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट बार बोलूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को जरूर बताना है कि प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में हिस्ट्री का, भूगोल का और इकोनॉमिक्स का क्लासेस और 2-3 चैप्टर के बाद, मतलब 2-3 क्लास के बाद ये जो यूरोपीय राष्ट्रवाद का है वो खत्म हो जाएगा। फिर हो सकता है तो मैं सिविक्स या जो आपका नागरिक शास्त्र बचा हुआ है, सामाजिक विज्ञान जो बचा हुआ है, उसका जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मांग था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, फिर से जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।